Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पहली मतलब जी जाट है जगह बीजेपी में जुड़ा कम है और इन बात को मतलब जी पहले की हवा भी आई रहती है भाई बीजेपी पार्टी है जो पुंजा बच्चा की पार्टी है और अब इन मान हर आदमी ने मतलब इन चीज़ को नॉलेज हुआ कि भाई बीजेपी यहाँ की पार्टी है, देश के वास्ते बहुत अच्छा मान लो जी काम करिया तो बाहर जी हर कौम है जो दूसरी कौमा पहले नहीं जुड़ी पे कौमा बहुत भारी बहुमत मतलब जुड़ रही है और बीजेपी के वहाँ समर्थन दे रही है। नागौर लोकसभा चुनाव बहुत ही रोचक मोड़ पे पहुंच गया है और यहाँ का परिणाम किसी के पक्ष में जा सकता है। ये अभी कह पाना जल्दबाजी है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या अलायंस का उम्मीदवार जीत रहा है, लेकिन नागौर के बारे में ये कहा जाता है कि इसको जाट लैंड कहा जाता है और यहाँ पर जाट समाज का मूवमेंट जिसके पक्ष में ज़्यादा होगा जीत उसी की होगी। हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जाट नेता जुड़ेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान हालात में भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लोग हैं, किस तरीके से जुड़ रहे हैं और जो मुकाबला वो हनुमान बेनीवाल का है, उन्हें जाट नेता के रूप में माना जाता है। और दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है डॉक्टर ज्योति मिर्धा, वो मिर्धा परिवार से आती है और मिर्धा परिवार राजस्थान की राजनीति में अलग मुकाम तो रखता ही है और नागौर की राजनीति शुरू भी वहीं से होती है। हमारे साथ कई नेता जुड़ेंगे। सबसे पहले पूर्व विधायक है मकराना से, उनसे जानना चाहेंगे। रूप जी, आप क्या कहना चाहेंगे नागौर के मुकाबले को लेकर और जिस तरीके के जो समीकरण बन रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? वक्त वक्त पर अलग अलग समीकरण बने हैं। मैं समझता हूँ इससे पहले जो राजनीति समीकरण थे, राजनीति में जो चुनाव लड़े थे, वो बात गौण होकर इस बार जो आप एक जाति विशेष का नाम ले रहे हो, खासतौर पर जाटों का, मैं मानता हूँ कि सारे मतदाताओं की बात होनी चाहिए। एक जाति विशेष ने न कोई जीतता है न हारता है। और इस वक्त में जीत की बात कर रहे हो आप, मैं कह रहा हूँ 100% बीजेपी की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा जीतेगी। कारण क्या? नए बच्चे सोच रहे हैं, हर जाति का, हर वर्ग विशेष का आदमी सोच रहा है मोदी जी की नीतियों को, देश की एकता और अखंडता को, मोदी जी की कार्यशैली को। इस वक्त में जो लोग जागे हुए हैं, जो जागृत है, धीरे धीरे वक्त ऐसा था कि लोग पढ़े लिखे कम थे, अब ज़्यादा पढ़े लिखे होने से वजह से अगर मोदी जी की नीतियां बढ़ाऊं या कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करूं या कांग्रेस से जो संगठन है या गठन बना हुआ उनकी बात करूं, तो कांग्रेस ने जितने 5 सालों में काम किए भ्रष्टाचार के, बच्चों की भविष्य बर्बाद करने का या कानून व्यवस्था का, इसको ध्यान रखेंगे। और मोदी जी की कार्यशैली को और ज्योति मिर्धा की कार्यशैली को, जो शालीन है, एक मर्यादित वक्त में बोलती है, मर्यादित भाषा बोलती है, उसको ध्यान रखते हुए और सामने जो उम्मीदवार है उनकी बात को भी ध्यान में रखते हुए लोग मतदान करेंगे। इसलिए मुझे लगता है, मैं तो आत्मा से कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मोदी जी की कार्यशैली को, इस 10 साल के कार्य को, दिल्ली को देखते हुए और ज्योति मिर्धा को कार्य को देखते हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर बहुत बड़ी संख्या में बड़े मतों के अंतर से ज्योति मिर्धा को जिताएंगे। ऐसा मेरा अनुमान है, अंदाज है और मेरी आत्मा कहती है। देखिए रूप जी, राजनीति में लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है, लेकिन नागौर की राजनीति में रूपरा मुरावतिया एक ऐसा नाम है जो सच को सच कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि वर्तमान की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या सुधार होना चाहिए, क्या कमी है, आपको क्या महसूस होती है? वर्तमान की राजनीति में सुधार मैंने तो विधानसभा में कहा, अब भी कहा, चाहे कोई भी आदमी कोई भी कार्य करे, व्यापार हो, राजनीति हो, नौकरी हो, उसमें ईश्वर और मालिक अल्लाह को साक्षी मानकर जीवन जीना चाहिए। ये जीवन दोबारा नहीं आएगा। मैंने कहा राजनीति तो साधना है, आराधना है, स्वर्ग का मार्ग है, सच्चाई और अच्छाई से कीजिए। और मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा अभी अजमेर में, पुष्कर में, कि अगर पार्टी जीतेगी तो 100 दिनों में भ्रष्टाचारियों का और वो खबर लेंगे। इस देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, मैंने बोला है। अब इस भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जेल में हैं, तो बताओ, लोग कहते हैं कि बदले की भावना है, तो भ्रष्टाचारी या बड़े नेता जेल में नहीं जाए तो गांव को गरीब मजदूर जाए जेल में? उन्होंने खाया क्या? इसलिए भ्रष्टाचार के ऊपर जो प्रहार हो रहा है वो भारत की राजनीति में एक नई शुरुआत है। ये गरीब मजदूर महिलाओं के पक्ष में है। भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा प्रभावित एक गरीब आदमी होता है। आज गरीब आदमी की बच्ची बिना शादी के, बिना पैसे के अभाव में कंवारी बैठी है, वो नहीं दिखता। आज गरीब आदमी का बच्चा पैसों के अभाव में, इलाज के अभाव में तड़प तड़प के मर जाता है। ये भ्रष्टाचार की देन है। इसलिए मैं सभी मेरे युवा बच्चों, जवानों से ये निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भ्रष्टाचार का खात्मा हो, देश की एकता और अखंडता मजबूत हो। जब देश मजबूत ही नहीं, देश सुरक्षित ही नहीं, तो विकास बाद में है। इसलिए मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ में देश की एकता और अखंडता, और मोदी जी ने कहा है, एक नारा दिया है, जीवो और जीने दो, तुम भी जीवो हमें भी जीने दो। हम सब भारतीय लोग, 36 कौम के लोग एक होकर इकट्ठे रहकर इस भारत माता की सुरक्षा के लिए काम करेंगे तो भारत में आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। आपने जिस तरह से कहा कि मोदी जी भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, लेकिन पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है और अब प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 100 दिन सरकार को हो चुके हैं। कितना कारगर हुआ है भ्रष्टाचार को कम करने का सिलसिला? आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तो राजस्थान में मकराने की बात कर सकता हूँ। अभी मकराने में या राजस्थान में भ्रष्टाचार में सुधार के कार्य के लिए अभी और ज़रूरत है। सुधार हो रहा है, लेकिन अब भी इस भ्रष्टाचार के मामले में और भी सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोग डिजायर के नाम से जो कर्मचारी अधिकारियों को ला रहे हैं, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो किस आधार पे ला रहे हैं, इसमें भ्रम फैलाया जाए। इस भ्रम को ख़त्म करना चाहिए। मैं तो साफ कहूँगा कि जब कोई भी किसी भी तरह का अधिकारी आओ काम करे अपना, लेकिन हम छाप नहीं छोड़ें कि मेरा लाया हुआ है, मेरी डिजायर पर आया हुआ है। इससे जनता भ्रमित होती है और अधिकारी भी दब के रहता है। तो इसमें पहले सरकार फैसला करेगी। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद में, चुनाव के बाद में, कि निष्पक्ष तरह के आदमी या अफसर लगाए जाएंगे ताकि भ्रष्टाचार कम हो। तो ये थे पूर्व विधायक रूपाराम जी मुरावतिया। हमारे साथ में आर्मी से जुड़े हुए एक पूर्व अफसर हैं नंदकिशोर ढाका। ढाका जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो मुद्दा है देश में सबसे ज्वलंत और खासकर जाट समाज में, क्योंकि जाट समाज के युवा तैयारी करते थे, आप भी डिफेंस एकेडमी चलाते हैं, युवाओं को जो एक ब्रेकर मिला है इस तरीके से अग्निवीर के रूप में, और अग्निवीर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो रुकावट पैदा कर रहा है। आप क्या मानते हैं कि अग्निवीर का मुद्दा कितना नुकसान पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को, और आप क्या मानते हैं कि क्या सुधार होना चाहिए? देखो, कोई भी योजना आती है तो उसके पीछे बहुत लंबा रिसर्च और शोध रहता है। 1999 का कारगिल युद्ध आपको पता है। वह युद्ध विकट और विषम परिस्थितियों में इंडियन आर्मी ने लड़ा था। ऐसी कोई परिस्थितियां बन गई थी कि फ्रंटल अटैक -20 डिग्री -25 डिग्री टेम्परेचर में, हनीफ साहब 70 और 80 डिग्री की ग्रेडियंट, ये तो हमारे जाबाज थे जिन्होंने ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में सारे पाकिस्तानियों को भगाया, और उस लड़ाई में 527 जाबाजों ने अपनी शहादत दी थी। उसका कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी। उस कमेटी ने सरकार को एक रिकमेंडेशन दी। उस रिकमेंडेशंस में, कई रिकमेंडेशंस में, कुछ रिकमेंडेशन ये भी थी कि उस दौरान ये महसूस हुआ कि जो फिजिकल फिटनेस है एक इन्फेंट्री सोल्जर की, वो थोड़ा सा अपेक्षित से थोड़ा सा कम था, क्योंकि स्थितियाँ भी विकट और विषम थी। और जो हमारा एज प्रोफाइल है इंडियन आर्मी का, वो एवरेज एज 32 की आ रही है। जो वर्ल्ड की टॉप आर्मीज़ है उनका जो एवरेज एज है वो 26 का आ रहा है। तो जो सैन्य अधिकारी है, सैन्य अथॉरिटीज़ है, उन लोगों ने काफ़ी लंबी रिसर्च करने के बाद में ये अग्निवीर योजना लागू की गई, और इसमें 4 साल तक वो अग्निवीर के रूप में सेवा देता है। और उसके बाद में उस स्थिति, ये एक मेरे विचार से ये जिस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाहिए था वैसे गए नहीं। कुछ युवाओं ने या कुछ ग्रामीण लोगों ने ऐसे पकड़ लिया कि ये तो 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी के लिए क्या करना, ये करना। 4 साल तक के बाद में कोई फौजबंद थोड़ी हो जाएगी। फौज की रिक्वायरमेंट तो जिस हिसाब से अभी चल रहा है, जो हमारी स्ट्रेटेजी और जो इंटरनेशनल चैलेंजेस है, जो चुनौतियां भारत के सामने अभी है, उसके हिसाब से तो रक्षा ज़रूरतें बढ़ेगी। मैं आपको बताता हूं, 25% की बात नहीं है, 50% की बात नहीं है, 50% से भी ज़्यादा लोगों को रिटेन किया जाएगा, ऐसी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये टोकना चाहूँगा, लेकिन युवाओं में देश प्रेम का जज्बा भी थोड़ा कम होगा, सेना के प्रति आकर्षण कम होगा। ये सच है, इसको आप माने चाहे नहीं माने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताऊं आपको, अग्निवीर योजना को जब लागू किया तब ये निश्चित किया गया था कि ये युवाओं के लिए सबसे अच्छी है, ये आर्मी के लिए सबसे अच्छी है, और ये देश के लिए भी सबसे शानदार स्कीम है। मैं तो कहता हूं, हम दोनों भर्ती हुए, ठीक है, और मैं 4 साल बाद में सपोज करो वापस आ गया और ये वहाँ रह गए,
अब ये मेरे साथ वाले थे, ये भर्ती भी नहीं हुए, तो इन्होंने भी 4 साल में केवल ग्रेजुएशन ही किया है। मैंने उस 4 साल के दौरान अगर मैं वापस भी आ गया हूं तो वो आर्मी का अनुशासन, वो डिसिप्लिन, वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट, वो कर्तव्य निष्ठा, वो समर्पण 4 साल में जो आर्मी से मैंने सीखा है, मैं जीवन में किसी भी फील्ड में जाऊं, किसी दूसरी सरकारी नौकरी में जाऊं, चाहे मेरा खुद का बिजनेस करूं, चाहे समाज सेवा करूं, वो जो ताकत फौज ने मेरे को दी है, ताजिंदगी सैनिक के रूप में मेरे अंदर रहेगा। लेकिन उसमें पेंशन नहीं है, इसलिए युवाओं में आकर्षण नहीं है। मैं बताऊं आपको, 4 साल के अंदर आपको 12.25 लाख रुपए सेवानिधि दे रहे हैं और 12 लाख रुपए आपने कमा लिए। 4 साल में 24 लाख रुपए सरकार ने आपको दे दिया। 60,000 रुपया पर मंथ पड़ रहा है, कैलकुलेशन करके देखो आप। वो प्राइवेट सेक्टर में भी कमाया जा सकता है। नहीं, 12th पास बच्चा, 17 साल का बच्चा 60,000 कमा लेगा, फिर तो कोई फौज में जाएगा ही नहीं। ये देखो, हकीकत से दूर नहीं होना चाहिए अपने को। ये कर्नल साहब है, ये बता रहे हैं, खुद डिफेंस एकेडमी चलाते हैं। कहीं ना कहीं छात्रों की संख्या में भी गिरावट आई है। लेकिन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में आए कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो पूर्व प्रधान रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में प्रधान रहे हैं। सबसे पहले मैं भगवाना राम जी से जुड़ना चाहूँगा, जो 2 बार, एक बार ये खुद प्रधान रहे, एक बार इनकी पत्नी प्रधान रही। भगवान जी, किसान आंदोलन को कतोक असर है, क्योंकि किसान आंदोलन ने लेर एक नाराज़गी है जाट समाज में, क्योंकि थे किसान हो, ये वास्ते था पूछूँ। देखो साहब, किसान के मान दो, किसान एक जाट किसान है। किसान तो बहुत कौमा किसान, सगले किसान खेती करे, बस सगले किसान ही है। तो वो किसान वाला मुद्दो है ना, जो वो तो मतलब जहाँ गवर्नमेंट सेंट्रल को काम है और बे सुलझा रही है और बे सही काम करी, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। और कोई कमी बेशी है तो भी नहीं, आपके हिसाब से सही हिसाब जहाँ किसाना के हित की बात है बा कृषि। देखो, थे भारतीय जनता पार्टी में आए और कांग्रेस विचारधारा का आदमी आते, 2 बार प्रधान भी रह चुके हैं, 2 कार्यकाल पूरा कर लिया। रूपाराम जी का आदमी है। अब जो को मुकाबलो है वो ज्योति मिर्धा जी की पहली कांग्रेस में ही थे, भी कांग्रेस में, जब 2009 में चुनाव लड़ियो। अब कतोक फर्क है भारतीय जनता पार्टी में थे प्रचार कर रहे हो और कांग्रेस में प्रचार कर रहे हो, कहीं लागत कहीं अंतर है? एक मान प्रचार में और फर्क इतो ही है कि साहब पहली मतलब जहाँ जाट है जगह बीजेपी में जुड़ना कम है। और इन बात को मतलब जहाँ पहले की हवा भी आई रहती है भाई अब बीजेपी पार्टी है जो पूंजीपतियों की पार्टी है। और अब इन मान हर आदमी ने मतलब इन चीज़ को नॉलेज हुआ कि भाई बीजेपी यहाँ की पार्टी है, देश के वास्ते बहुत अच्छो मान लो जो काम करिया। तो बाहर जहाँ हर कौम है जो दूसरी कौमा पहले नहीं जुड़ रही, कौमा बहुत भारी बहुमत मतलब जुड़ रही है और बीजेपी के वहाँ समर्थन दे रही है। हमारे साथ है मौलासर पंचायत समिति के प्रथम और पूर्व प्रधान जालाराम भाकर, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। आपसे जानना चाहेंगे कि जाटों के बारे में एक जो धारणा है नागौर में, वो ये है कि जाटों की संख्या जिसके पक्ष में ज़्यादा जाएगी वही यहाँ से जीत का परचम लहराएगा। आप क्या मानते हैं कि जाटों का क्या समीकरण है? नागौर ज़िले में अपन बात करें जाट समाज की, तो जाट समाज बीजेपी से ज़्यादा जुड़ा है। और जुड़ने का जो कारण है वो यह है कि आने वाला जो राज है वो मोदी जी का होगा। और जो पीछे जो 10 साल राज किया मोदी जी ने, उससे हर आदमी प्रभावित है, जाट समाज प्रभावित है। तो आगे जो आएगा वो मोदी जी का आएगा, तो इस हिसाब से लोग जाट समाज जुड़ के बीजेपी को पूरा समर्थन कर रहे हैं, ज्योति मिर्धा जी को पूरा समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो नए जाट कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं वो सत्ता की लालसा के लिए आ रहे हैं। कहीं आप भी तो भविष्य के में एमएलए की तैयारी करने के लिए नहीं आए? देखो, राजनीति करने वाला सब महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है, मैं बीजेपी में आया, मेरी महत्वाकांक्षा कुछ नहीं थी। ठीक है, बीजेपी में मैं सेट नहीं हुआ, कांग्रेस में मैं सेट नहीं हुआ, बीजेपी में मैं काम करके बहुत कंफर्टेबल हूँ। और आज अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो नागौर ज़िले में तो है ही नहीं, कांग्रेस तो ख़त्म हो चुकी है। डीडोना की बात करें तो डीडोना में आज कांग्रेस में कौन बचा है? कांग्रेस में कोई बचा ही नहीं है। ठीक है, जब राजनीति करता है उसमें संगठन होता है, टीम होती है, सब कुछ होता है। तो डीडोना में मैं आज कहना चाहूँगा, न तो कोई संगठन है, न कोई कांग्रेस के पास टीम है, कुछ नहीं है। आने वाला समय देखना, 4 जून को डीडोना से भाजपा के पक्ष में बहुत बड़ा समर्थन है और बढ़िया जीत होगी। आप बताओ सरपंच साहब, जाट समाज को लेकर एक धारणा बनी हुई है नागौर में कि जाट पहले कांग्रेस में ज़्यादा था, नाथुराम मिर्धा की वजह से लगातार वे कांग्रेस में रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाटों का मूवमेंट हो गया। तो आप क्या मानते हैं, कैसा समीकरण है? धन्यवाद तना साहब। मैं आपको बता दूं कि जाट समाज आज इतना समझदार हो गया कि पुराने टाइम में अनपढ़ लोग थे और कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यक जाट और अनुसूचित जाति का
अशिक्षित होने का फ़ायदा उठाया। आज की तारीख में जाट हर बात को समझता है। हाल ही में आपको पुराने ज़माने से बताऊं, नाथूराम जी मिर्दा ने जाटों के लिए ये जो ट्रैक्टर वाला मामला है ना, ये ट्रैक्टर ट्रॉली पर और ट्रैक्टर पे कॉमर्शियल चार्ज लगाया था। नाथूराम जी मिर्दा ने वो चार्ज हटवाया और ये किसानों का मतलब कृषि यंत्र के रूप में इसको माफ़ करवाया। उसके बाद में जब 9 से 14 का कार्यकाल ज्योति जी मिर्दा का था, उस कार्यकाल के अंदर भी ऐसी परिस्थितियाँ आई थी कि बजट में ट्रैक्टर के लिए इंश्योरेंस के पैसे बढ़ा दिए गए थे। लेकिन ज्योति जी ने, भले ही हम विपक्ष में थे उस टाइम, लेकिन हमने खुद ने सुना है उसको, और बहुत अच्छा फैसला और बहुत अच्छी बहस थी। किसानों के लिए आपने वो बात उठाई और वापस इस ट्रैक्टर ट्रॉली को कृषि यंत्र के रूप में लिया। हाल ही में आपको बताऊं, जिस दिन हमारे नामांकन था उस दिन भी अभी जो ये बजरी माफिया का जो सरकार चल रहा है, लेकिन इसमें कई ट्रैक्टर वाले, कई मजदूर, कई खानों वाले, कई इधर उधर जो मजदूरी करते हैं, मजदूर और ट्रैक्टर वाले पिस रहे थे। उसके बारे में ज्योति जी ने अपने नामांकन के दिन भी भजनलाल जी से निवेदन किया और तुरंत उनको वो रिलीफ मिली। तो क्यों नहीं हम ऐसे नेता को चुने जो एक मर्दगी सी बात करता है, जो एक अच्छी बात करता है, जो एक ईमानदारी की बात करता है, जो झूठ नहीं बोलता है। इसलिए जाट समाज एक तरफा ही इस बार ज्योति जी मिर्दा को समर्थन देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ एक युवा नेता हैं जो जाट समाज से आते हैं। आप संघ पृष्ठभूमि के नेता माने जाते हो, युवा जरूर हो। आप बताइए कि किस तरीके से जाटों का मूवमेंट है, क्या मानते हैं? तना साहब, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाट समाज अभी बहुत सारा नया भी जुड़ा है, पार्टी में पुराने लोग भी हैं। और मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं समझता हूं कि अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय में राजस्थान में जाटों को आरक्षण मिला और उन्होंने सीकर के अंदर घोषणा की। उसका परिणाम ये रहा कि उसके बाद में लगातार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने लगी और सेंट्रल के अंदर भी राजस्थान के अंदर 2 बार 25-25 जीती, तो जाटों ने बड़ी भूमिका निभाई। मैं समझता हूं कि जाटों को मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में उपराष्ट्रपति भी बनाया गया है। जाटों को भी हाल ही में चौधरी चरण सिंह जी, जो मैं समझता हूं देश के 36 कौम के लोग और जाट समाज के लोग उनको पूजते हैं, इतना बड़ा नाम उनका है। उनको आज़ादी के इतने समय बाद में भारत रत्न किसी ने दिया तो मोदी जी ने दिया है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में सीटें भी खूब दी है। जाट समाज को लगभग 7 सीटें हैं, सीधे सीधे उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो इस बार राजस्थान में जाटों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहेगा। तो ये थे अलग अलग तरीके के किसान नेता, आर्मी से जुड़े हुए युवा नेता, संघ से जुड़े हुए, जो जाट समाज को बिलोंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में लगे हुए हैं ज्योति मिर्दा को जिताने के लिए। अब देखते हैं कि नागौर का जो आम वोटर है, आम जाट मतदाता है, वो क्या सोचता है, वो किसके पक्ष में मतदान करता है, वही परिणाम को प्रभावित करेगा। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ।